गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम एरोमेटिक यौगिक बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आपको पहले ही बताया गया है कि बेंजीन रिंग में केवल इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही संभव होती है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं कराई जाती। क्लियर हो गया है ना। इसका कारण मैं आपको पिछले वीडियो में आर्थो और पैरा और तथा मेटा निर्देशिकारी समूह या दिशात्मक प्रभाव के अंतर्गत मैं वो क्लियर करा चुकी हूँ। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन रिंग में, जो कि 5 प्रकार की होती है। पहला हैलोजनीकरण, दूसरा नाइट्रीकरण, तीसरा सल्फोनीकरण, चौथा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण और पांचवा है फ्रीडल-क्राफ्ट एसिडीकरण। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हैलोजनीकरण की क्रिया। बारी बारी से एक एक अभिक्रियाएं पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैलोजनीकरण। देखिए हैलोजनीकरण कौन सी अभिक्रिया है, तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक होगा वो क्या होते हैं, तो हैलोजन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक यहाँ पर हैलोजन होते हैं और यहाँ पर प्रतिस्थापन की क्रिया इन इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक अर्थात हैलोजन के द्वारा होती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम हैलोजनीकरण कहते हैं। यहाँ पर अभिकर्मक हैलोजन रिंग से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करते हैं और स्वयं रिंग से जुड़ते जाते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग हैलोजनीकरण कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर यह हमारा एरोमेटिक यौगिक है बेंजीन रिंग। ठीक है, इसका आप हैलोजनीकरण में है ना, हैलोजन आप जानते हो कौन कौन सा होता है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप किसी भी हैलोजन के साथ आप है ना एरोमेटिक यौगिक का है ना क्रिया करवाइए। ये क्रिया आपका जनरली होता है फेरिक ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में। जब इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर एक क्लोरीन परमाणु क्या करेगा, रिंग के है ना कार्बन में से किसी से जुड़े किसी भी एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा और स्वयं वहां पर जुड़ जाता है। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि बेंजीन रिंग में इस प्रकार से क्या होते हैं, 6 कार्बन परमाणु होते हैं जो आपस में एक बंध संरचना बनाते हैं और प्रत्येक कार्बन परमाणु से एक एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर जनरली ये जो क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक होता है उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो जनरली अभी रिंग पर कोई सा भी ग्रुप नहीं लगा है, तो हम यहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु है या अभिकर्मक है उसको किसी भी कार्बन से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे जिस कार्बन के हाइड्रोजन को वो हटाता है, प्रतिस्थापित करता है, उसी कार्बन से जाकर वो जुड़ेगा। कौन, क्लोरीन। तो देखिए मान लीजिए ये क्लोरीन इस कार्बन के हाइड्रोजन को हटाता है तो क्लोरीन का योग इसी कार्बन पर होगा और इस प्रकार से हमको मिल जाएगा हाइड्रोजन के स्थान पर Cl। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, क्लोरोबेंजीन कहलाता है। समझ में आया सबको। मान लीजिए उसने यहाँ का हाइड्रोजन हटाया तो वो यहाँ पर जुड़ेगा। समझ में आ गया। अब इसमें जो दूसरा क्लोरीन होता है वो इसी हाइड्रोजन के साथ HCl ग्रुप में बाहर आ जाता है। तो समझ में आई सबको हैलोजनीकरण। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हमारे रिंग में पहले कोई भी समूह नहीं था, अब उस रिंग पर अब एक क्लोरीन परमाणु है। ठीक है, अर्थात क्लोरोबेंजीन है। अब आप मान लीजिए क्लोरोबेंजीन का फिर से हैलोजनीकरण करवाएंगे इसी के प्रेजेंस में FeCl3 और यहाँ पर डेथ। ठीक है, तो जब आप क्लोरोबेंजीन का पुनः क्या करवाओगे, क्लोरीन के साथ हैलोजनीकरण करवाओगे, तो आप जानते हो यहाँ पर ये जो हमारा क्लोरीन है वो है ना ऋणात्मक प्रेरक प्रभाव प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है। क्लियर हो गया। लेकिन इसके पास लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर होने के कारण ये धनात्मक प्रेरक मेसोमेरिक प्रभाव प्रदर्शित करता है, जिसके कारण यहाँ पे ये वाला प्रभाव प्रबल होता है तो इस प्रभाव को दबा देता है। तो हमारा क्लोरीन केवल यहाँ पे मेसोमेरिक प्रभाव प्रदर्शित करेगा और वो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को रिंग की ओर है ना क्या कर देता है, स्थानांतरित करता है। तो इसके लोन पेयर जब रिंग की ओर स्थानांतरित होते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आर्थो और पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व में वृद्धि होती है। कल का आपको इसमें अनुनाद के माध्यम से बताया जा चुका है ना। तो ये अपने जब लोन पेयर को रिंग की ओर स्थानांतरित करता है तो रिंग के है ना आर्थो और पैरा वाले स्थान पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। तो इसलिए आने वाला अगला इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक उस स्थान पर जुड़ता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है। तो अभी आपको बताया गया आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है, इस कारण यहाँ से क्लोरीन कहाँ पर जुड़ेगा, तो या तो ये है ना आर्थो पर जुड़ता है, ये देखो है ना, और ये बनाएगा 1,2 डाई क्लोरो
इसका परिभाषा क्या हो गया, तो जब बेंजीन का फेरिक ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ, ठीक है, इसको कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, क्लोरीनीकरण। देखो यदि आप क्लोरीन के साथ करवाओगे तो क्लोरीनीकरण, ब्रोमीन के साथ करवाओगे तो ब्रोमीनीकरण, ठीक है। तो जब बेंजीन रिंग का फेरिक ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्लोरीनीकरण करवाया जाता है तो 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन या और 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्लोरीनीकरण की अभिक्रिया या हैलोजनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। हैलोजनीकरण के बाद दूसरी अभिक्रिया है नाइट्रीकरण। चलिए हैलोजनीकरण के बाद हम सेकंड अभिक्रिया पढ़ेंगे और वो क्या है, नाइट्रीकरण की अभिक्रिया। देखिए नाइट्रीकरण अभिक्रिया मतलब नाइट्रोजन के साथ क्रिया नहीं, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ क्रिया को नाइट्रीकरण नहीं बोलते। नाइट्रीकरण की क्रिया मतलब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो जब हम बेंजीन रिंग का किससे अभिक्रिया करवाते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमको नाइट्रो उत्पाद मिलता है ना, क्या मिलेगा, नाइट्रो उत्पाद मिलता है। तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण। क्लियर हो गया? चलिए करवाते हैं। ये देखो ये एक हमारा बेंजीन हो गया है ना। अब इसका हम किसके साथ क्रिया करवाएंगे, नाइट्रिक अम्ल के साथ, ना कि नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो याद रखना नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3, ठीक है। और हम हमेशा कैसे लेते हैं, सांद्र। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं। यहाँ पर उत्प्रेरक रहता है हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, सब जानते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो इसके उपस्थिति में हम जब नाइट्रिक अम्ल और बेंजीन को गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो देखो नाइट्रिक अम्ल को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, HONO2, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, HONO2, है ना। देख लो एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन हो गया ना, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। तो मैं समझाने के लिए आपको ऐसा बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे होता क्या आप जानते हो, जब रिंग पर कोई भी समूह नहीं लगा है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये देखो NO2 जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक है ना। तो NO2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक है, यहाँ पर किसी भी कार्बन से वो क्या करे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक है, वो क्या करेगा, यहाँ से रिंग से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक या नाइट्रो समूह यहाँ के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो वो खुद वहाँ पे जाके जुड़ेगा, तो हमको इस प्रकार से उत्पाद मिलेगा। ये देखो समझ में आया। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला वो इस OH के साथ किस रूप में बाहर निकल जाएगा, जल। क्लियर हो गया? एक हाइड्रोजन रिंग का और OH जो है नाइट्रिक अम्ल से, है ना। तो हाइड्रोजन और ये OH जल अणु बनाएगा और ये NO2 यहाँ से क्या हो जाएगा, रिंग के साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से NO2 क्या कर रहा है, रिंग से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है और क्या बना रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन है। समझ में आ गया? अब देखो जब हमने बेंजीन का नाइट्रिक अम्ल के साथ, है ना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई तो हमको नाइट्रोबेंजीन मिला। यहाँ तक क्लियर? अब देखो अब यहाँ पे आप बेंजीन रिंग में एक कार्बन पे नाइट्रो लगा है, ठीक है। अब आप इसका फिर से नाइट्रीकरण करवाओगे। ये देखो फिर से नाइट्रीकरण कराओगे, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिर से नाइट्रीकरण कराओगे। तो अब क्या होगा, यहाँ से फिर हमको NO2 ग्रुप मिलेगा, ठीक है, यहाँ से फिर NO2 ग्रुप मिलेगा ना। तो उस NO2 ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन्स में अभिकर्मक है उसको रिंग पर कहाँ पर लगाएंगे, तो आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है कि जब NO2 लगा हो तो NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है, वो रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। तो क्या होगा, रिंग के आर्थो और पैरा स्थान पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाएगा और मेटा पर वही का वही रहेगा। तो इसलिए यहाँ से जो NO2 इलेक्ट्रॉन से अभिकर्मक आएगा वो कम इलेक्ट्रॉन वाले पे, है ना, जाकर नहीं जुड़ता, बल्कि कहाँ पर जुड़ेगा, मेटा पर, क्योंकि आर्थो और पैरा का इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो चुका है और मेटा का नहीं हुआ है। तो इसलिए उसको आर्थो और पैरा की तुलना में मेटा से ज्यादा कार्बन मिलेगा, है ना, सॉरी ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसलिए अगला आने वाला जो NO2 होगा जो कि इलेक्ट्रॉन से अभिकर्मक है वो मेटा पे जाके जुड़ेगा। क्लियर हो गया?
क्यों? क्योंकि मेटा के इलेक्ट्रॉन घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आर्थो और पैरा का कम हो चुका है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि रिंग से अब ये जुड़ा है और ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है। समझ में आ गया ना? तो यहाँ से जो अगला NO2 आएगा उसको हम कहाँ पे लगाएंगे? ये मेटा पे लगाएंगे। समझ में आ गया? कहाँ पे लगाना है हमको? मेटा पे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, क्या बोलेंगे? 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन। ये देखो 1 2 3, तो 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन। क्लियर हो गया? तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं नाइट्रीकरण। और आपको जो पिछले क्लास में आर्थो और मेटा, आर्थो पैरा और मेटा का जो दिशात्मक प्रभाव पढ़ाया गया था वो इसी अभिक्रिया को समझने या समझ में आ सके इसलिए आपको बताया गया। क्लियर हो गया? तो समझ में आई सबको नाइट्रीकरण की क्रिया? अब देखो इसी को हम लोग सीधा लिखेंगे। ठीक है, इसी को यदि मैं सीधा यहाँ पे 3 अणु ले लेती हूँ, 3 अणु लूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 अणु जल बाहर निकलेगा, क्योंकि एक नाइट्रिक अम्ल के अभिक्रिया से एक जल अणु बाहर निकल रहा है। तो 3 नाइट्रिक अम्ल से हमको 3 नाइट्रो ग्रुप मिलेगा और 3 नाइट्रो ग्रुप क्रमशः कहाँ पर जुड़ेंगे? तो केवल और केवल मेटा पर जुड़ेंगे। ये देखो, है ना? केवल और केवल मेटा पर जुड़ेंगे। समझ में आई? तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 3 5। ठीक है, अब कितने बार है? तो 3 बार है। कौन है? तो नाइट्रो किस पर है? तो बेंजीन पर। तो क्या करना? 1 3 5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट 3 अणु के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराओगे तो 1 3 5 मिलेगा। समझ में आया? याद रखना 3 और 5 में ही मेटा, 3 और 5 को मेटा पोजीशन कहते हैं ना, तो वहीं पे जाकर ये नाइट्रो ग्रुप योग करेंगे। समझ में आया? क्यों करेंगे? चलो उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं और आगे हम पढ़ेंगे तीसरा सल्फोनीकरण। देखिए अब सल्फोनीकरण कौन सी अभिक्रिया है? तो याद रखेंगे सल्फोनीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें हम सल्फर के साथ नहीं, किसके साथ क्रिया करवाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ठीक है, तो जब बेंजीन रिंग का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? सल्फोनीकरण। क्लियर हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये आपका हो गया बेंजीन रिंग जिसमें कोई सा भी ग्रुप नहीं लगा है। इसका आप किसके साथ क्रिया कराओगे? H2SO4, जो कि कैसा होना चाहिए? सांद्र होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ जब आप इसको क्या करोगे? गर्म करोगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो देखिए इसको हम समझने के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं HOSO3H। समझ में आया? है ना? समझने के लिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल को ऐसा लिख सकते हैं HOSO3H, है ना? देख लो 2 हाइड्रोजन, है ना? 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फर। ठीक है, तो ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको कौन सा नाभिक से इलेक्ट्रॉन से विकर्मक मिलेगा? ये। ठीक है, SO3H ये नाभिक इलेक्ट्रॉन से विकर्मक है जो बेंजीन रिंग पर उस स्थान पे जुड़ेगा जहां से उसको क्या मिले? है ना? इलेक्ट्रॉन से विकर्मक प्राप्त हो। क्लियर हो गया? समझ में आ सबको? तो देखिए जब हम इसके साथ योग करवाते हैं तो ये अभी रिंग में कोई सदस्य नहीं, तो किसी भी कारण से जाकर जुड़ेगा। तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन से विकर्मक यहाँ के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा तो हमको क्या उत्पाद मिलेगा? SO3H। ठीक है, ये विकर्मक यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देगा हाइड्रोजन को और स्वयं जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर का हाइड्रोजन और ये दोनों OH, है ना? यहाँ पर का हाइड्रोजन और ये OH किस रूप में बाहर निकल जाएंगे? H2O के। ठीक है, और यहाँ पर जो उत्पाद मिला उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, क्या बोला जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हम कहेंगे। क्लियर है सबको इतना? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, आप देखो अब आप इसी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को पुनः, है ना? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को आप पुनः किसके साथ क्रिया करवा रहे हो? फिर से सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराओगे। ठीक है, तो अगला आने वाला जो सल्फेनिलिक अम्ल होगा वो कहाँ पर जुड़ेगा? तो याद रखना कहाँ पर जुड़ेगा? तो आप लोग को मैं बताई थी कि SO3H मेटा निर्देशी कार्य समूह होता है जो अगले आने वाले समूह को निर्देश करेगा।
फ्री डाई है ना बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखोगे। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। चलो, उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ। हमने 3 रिएक्शन पढ़ लिए है ना, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और आपका हैलोजनीकरण। ठीक है, उसके बाद अगला है चौथा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण की क्रिया। ठीक है, आप देखो एल्किलीकरण किसको बोलेंगे? जब एल्किल क्लोराइड के साथ क्रिया करवाएंगे। किसके साथ? एल्किल क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो चलो लेते हैं हम बेंजीन रिंग और इसका एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड के तौर पे मैं यहाँ पर ले रही हूँ मेथिल क्लोराइड। ठीक है, मेथिल क्लोराइड लेती हूँ और ये आपका बेंजीन। इसके साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो इसको एल्किलीकरण। ठीक है, आप मेथिल क्लोराइड ले सकते हो, एथिल क्लोराइड ले सकते हो, प्रोपिल क्लोराइड, कोई सा भी ले सकते हैं आप। उसके साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? एल्किलीकरण की क्रिया कहलाएगी। ठीक है, और ये अभिक्रिया होती है एक लुईस अम्ल की उपस्थिति में, और यहाँ पर हम लुईस अम्ल ले रहे हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो ये लुईस अम्ल है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। इसकी उपस्थिति में जब हम ये एल्किलीकरण करवाते हैं अर्थात मेथिल क्लोराइड का बेंजीन के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर ये देखो, ये CH3 जो ऑर्थो पैरा निर्देशिकारी समूह है वो क्या करेगा? यहाँ पर बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा और प्रतिस्थापित करके स्वयं वहां पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा ये CH3। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेथिल बेंजीन बोलते हैं या टॉलुईन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? मेथिल बेंजीन कहते हैं या टॉलुईन कहते हैं। ठीक है, और ये जो क्लोरीन है वो यहाँ के हाइड्रोजन के साथ एसिड ग्रुप में बाहर निकल जाएगा। तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण। अब देखो, इसी मेथिल बेंजीन को जब आप फिर से मेथिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराओगे, ये देखिए CH3Cl, तो इस बार अगला आने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी कर्मक है वो कहाँ पे जाएगा? तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पर जो CH3 है वो ऑर्थो पैरा निर्देशिकारी है, तो इसलिए अगला आने वाला इलेक्ट्रॉन्स के भी कर्मक कहाँ जाएगा? रिंग के ऑर्थो या पैरा पर जाकर जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर हमको इस प्रकार से मिल जाएंगे CH3 और पैरा का मिश्रण मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमको मिल जाएंगे यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3। तो इस प्रकार ऑर्थो और पैरा का आपको मिश्रण मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1,2 डाई मेथिल बेंजीन, और वहां पर आप लोग लिख लेंगे 1,4 डाई मेथिल बेंजीन, और जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ एसिड ग्रुप में बाहर निकल जाएगा। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? इस क्रिया को बोलेंगे हम लोग एल्किलीकरण। तो समझ में आ सबको रिएक्शन? ठीक है, चलिए उसके बाद अगला है एसिटिलीकरण। देखो, अब एसिटिलीकरण की क्रिया है ना किसे कहेंगे? तो याद रखना, अब यहाँ पे हम एल्किल क्लोराइड के साथ क्रिया ना करा के किसके साथ कराते हैं? देखो, ये एसिडीकरण की क्रिया। ठीक है, एसिडीकरण। तो एसिडीकरण किसको बोलेंगे? जब हम क्रिया एसिड क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो उसको एसिडीकरण बोलेंगे। क्लियर हो गया? जब बेंजीन रिंग की क्रिया किसके साथ करवाई जाए? एसिड क्लोराइड के साथ। ठीक है, याद करो जब आपको क्रियात्मक समूह का लिस्ट बनाया गया था तो वहां पे आपको एसिड ग्रुप भी लिखवाया गया, और वो एसिड ग्रुप क्या है? तो COCl को एसिड ग्रुप बोलते हैं, है ना, एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो CH3Cl क्या है हमारा? एसिटिल क्लोराइड है। तो जब हम लोग क्या कराते हैं? बेंजीन रिंग की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। ठीक है, किसी लुईस अम्ल की उपस्थिति में, तो उसे फ्रीडल-क्राफ्ट एसिडीकरण की क्रिया कहते हैं। समझ में आया? अब यहाँ भी क्या है? ये CH3CO जो है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन्स में ही अभिकर्मक है। ठीक है, और वो यहाँ रिंग के एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा और ये अभिकर्मक वहां पर योग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? COCH3, और ये जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएगा HCl। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या बोलेंगे? एसिटोफिनोन। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे CO आ गया, और CO क्या है? कीटोन ग्रुप है, और कीटोन ग्रुप है तो इसके नाम में हम प्रत्यय लगाएंगे ओन, तो इसलिए क्या हो जाएगा? एसिटोफिनोन। क्लियर हो गया? मतलब आपका एसिटो और आपका फिनोन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखोगे। ये आपका क्या हो गया? फ्रीडल-क्राफ्ट एसिडीकरण की क्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके क्या हो गए? कार्बनिक अभिक्रियाएं हो गई। तो इतना आप अच्छे से उसको समझेंगे, नोट करेंगे।